ठंड में जादुई माइक्रोवेव गांव। अभी मजा आएगा ना। देखो माँ, हमारा ये माइक्रोवेव वाला घर तो सूरज चाचा से भी ज्यादा गर्माहट दे रहा है। और यह माइक्रोवेव घर तो हमारे पुराने गांव की टूटी फूटी झोपड़ी से कितना विशाल और बड़ा है। आपको पता है, इसमें तो रात को सोते हुए मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। क्या मस्त रात को मैं फैलकर सोया था। माँ, अब मुझे भूख लगी है। जल्दी से मुझे गर्मा गर्म मूंगफली भून कर दे दो। और साथ में अगर तिल गुड़ की पट्टी मिल जाए तब तो मेरी लाइफ सेट है। हाँ, बस अभी देती हूँ करारी मूंगफली। हाँ माँ, और मूंगफली बनाने के बाद तुम हमारे लिए आज खाने में तंदूर में पिज्जा और तंदूरी मोमोज बनाना, ताकि हम लोग अपने इस गर्माहट वाले माइक्रोवेव घर में बैठकर मजे से खा सकें। और माँ, गाजर का हलवा भी बनाना। अच्छा अच्छा बाबा, और कोई फरमाइश है तो वो भी बता दो। आज मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करूंगी। जहां पूरे गांव में जमकर बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ धुंध छाई थी। सब लोग अपने माइक्रोवेव घर के अंदर खुशी खुशी बैठे हुए थे। सबके घरों के चूल्हों से खुशबू और खुशहाली उमड़ रही थी। तभी एक व्यक्ति, जो अपने परिवार के साथ थर थर कांपते हुए महफूज बैठे गांव वालों से मदद की गुहार लगाता है। ऐसा भी क्या करते हो आप लोग? इतनी भी क्या नाराजगी? हमें भी अपने माइक्रोवेव घर के अंदर ले लो। हम ठंड से मरने को हैं। अरे मदद करो। अरे काका, रोहित, अमृत, राजीव, अरे कोई तो दरवाजा खोलो, वरना ये ठंड का कहर और बर्फीली हवा हमारी जान लेके ही मानेगी। सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। अरे, अब क्यों मदद की गुहार लगा रहे हो? आपने जो किया है उसका बुरा फल आज आपके साथ साथ हम और हमारे बाल बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है। लगता है हम लोग इस ठंड के प्रकोप से नहीं बचने वाले, और न ही इस जादुई माइक्रोवेव गांव के निवासी हमारी मदद करेंगे। आखिर यह आदमी ऐसा क्यों कह रहा है? क्यों ठंड का कहर इन पर बरस रहा है? ताज्जुब की बात यह भी है कि कोई इन्हें अपने घर में आसरा क्यों नहीं दे रहा। क्या इस गांव के निवासी इतने कठोर हैं? क्या है सारा किस्सा? चलिए देखते हैं। खिसखिसपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां हर साल सर्दियों में ठंड का प्रकोप बहुत अधिक होता। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में ढक जाता। धुंध के कारण कुछ ठीक से नजर तक नहीं आता। गांव के निवासी बहुत गरीब लोग थे। उनके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही सर छुपाने के नाम पर ढंग की जगह थी। पूरे गांव में केवल एक ही पक्का मकान था, जो कि गांव के मुखिया बंसीलाल का था। हे राम जी, आज फिर से बर्फीली ठंडी हवाएं टूटी छत से घर के अंदर घुस रही हैं। जाड़े का मौसम काटना हम गरीबों के लिए बड़ा कठिन है। हाँ बीना, बड़ा कठिन है। अजी, सारा दिन तो इसी मिट्टी की मढ़ई में गुजर गया। ईश्वर ने हम बूढ़े बुढ़िया के भाग्य में सुख नहीं लिखा। आज तो गजब का जाड़ा है। मैं आग सुलगा लेती हूँ। इतनी ठंड में नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। ठिठुरते हुए बीना और काशू आग सुलगाते हैं। गांव के बाकी घरों में भी यही दशा छाई थी। सब लोग ठंड के कहर में जागे थे, जबकि मुखिया बंसीलाल अपने आलीशान मकान के अंदर हीटर और मखमली रजाई की गर्माहट में चैन से सो रहे थे। सुनो जी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इस छोटी सी झोपड़ी में तो एक चादर भी नहीं है। बच्चों के गर्म कपड़ों का इंतजाम भी बहुत मुश्किल से हुआ है। मेरे भी हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। ठहरो, मैं आग जलाता हूँ। अजी, आग कैसे जलाओगे? लकड़ी भी खत्म हो गई है। तभी एकदम से बर्फीली हवा चलने लगती है, जिससे उनकी झोपड़ी का फाटक उखड़ जाता है। और अब ठंड के मारे दोनों की और भी दुर्दशा होने लगती है। सुनो जी, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं साए साए घर में घुस रही हैं। कुछ कीजिए। सर्दी के मारे बीना का रोम रोम कांप जाता है। इसी तरह गरीब गांव वालों की रात से सुबह हो जाती है। सब लोग घनघोर कोहरे में ही ईंट भट्ठे पर आ जाते हैं।
नमस्कार हरी काका जी। रात को तो बड़े खतरनाक तरीके की ठंड पड़ी थी। हाँ भाई मालूम है। इसी तूफान में मेरी गाय ने बछिया को जन्म दिया था, मगर वह भी ठंड से मर गई। ये सुनकर पूरा गांव दुख जताता है। हे भगवान, इस माघ के महीने की ठंड के मौसम ने तो जान ले रखी है। जाने ये मौसम कब बीतेगा। सूर्य देवता ने भी पिछले 1 सप्ताह से मुंह नहीं दिखाया। थोड़ी धूप भी उगती तो शरीर को गर्माहट मिलती। अब तो बिना रजाई के रातें नहीं कटती। और वह बंसीलाल तो इतने अमीर हैं। गांव के मुखिया होने के साथ साथ उनका गर्म कपड़ों का इतना बड़ा कारोबार है, मगर गरीबों का खून चूसे बिना मानो उसको चैन ही नहीं आता। अरे वो तो भला हो आपका हरी काका, जो आपके एक भट्टे से हम थोड़ी बहुत दिहाड़ी कमा लेते हैं, जिससे घर का दाना पानी चल रहा है। वरना ठंड के मौसम में तो भूख से मरने की नौबत आ जाती है। एक तो हमारा गांव पुरखों से पिछड़ा हुआ है। न बिजली की सुविधा है, न सड़क पक्की, न घर मजबूत। और ठंड का मौसम काटना तो सदियों बिताने जैसा है। सब लोग अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन अचानक से गांव में दिन रात बर्फबारी शुरू हो जाती है और साथ साथ बारिश और बर्फ के ओले भी गिरने लगते हैं। अरे वाह, अब की बार तो रज के ठंड पड़ी है। अब तो इन गरीब गांव वालों को महंगे रेट के गर्म कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे। क्यों भाई नंदन, इस बार तो हमारी तगड़ी मोटी कमाई होगी। थर थर कांपते हुए तमाम गांव वाले अर्जी लेकर हरी काका के पास आते हैं। काका जी, मेरे बच्चे की हालत देखो। ठंड में उसका बदन नीला पड़ रहा है। एक ऊनी चादर भी नहीं है, ना ही कंबल। आप इस गांव में सबसे ज्यादा समझदार हैं, कुछ तो हल निकालिए। गांव की बिगड़ती हालत को देखकर काका मुखिया बंसीलाल के पास जाते हैं। मुखिया बंसीलाल जी, मदद करो। गांव के लोग ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। अपना दिल बड़ा करो और गरीबों को गर्म कपड़े, रजाई और कंबल बांटो। गरीबों की दुआएं लगेंगी तुम्हें। अरे ओ काका, हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या, या हमारा दिमाग घास छरने गया है, जो कमाई के मौसम में मुफ्त में अपने इतने मेहनत से खरीदे और बुने हुए कपड़े इन गरीबों में बांटेंगे। अरे भाई, हमारा भी कमाने का टाइम है। अब नहीं कमाएंगे तो क्या गर्मियों में कमाएंगे। हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली हुई है। अगर कंबल चाहिए तो बताओ, नहीं तो जाओ। खाली पीली टाइम खराब मत करो, हमें अपना धंधा करने दो। दूसरी ओर पूरा गांव इसी तरह ठंड से कांपते हुए ईश्वर से विनती कर रहा था। तभी गांव में सफेद साड़ी पहने हुई एक बूढ़ी औरत कांपते हुए आती है और मुखिया बंसीलाल के पास जाती है। अरे मदद करो, इस दीन दुखियारी की मदद करो। बहुत भूखी हूँ बेटा, एक रोटी खिला दो। कीचड़ में सना देखकर बंसी उसे दुत्कार कर भगा देता है। अरे तेरे शरीर में तो पूरा कीचड़ भरा हुआ है, चल भाग यहाँ से। पत्थर मार मार कर बंसी बूढ़िया को भगा देता है। उसके घाव से खून बह रहा था और शरीर थर थर कांप रहा था। ऐसे में गरीब गांव वाले उस पर तरस खाते हैं। अरे उस बेचारी की हालत तो कितनी खराब है, देखो ये कितनी दर्द और पीड़ा में है। चलो इसकी मदद करते हैं। सब दिल खोलकर उस बूढ़ी औरत का स्वागत करते हैं। रूखा सूखा खाना बनाकर उसे खिलाते हैं और जिसके पास जैसी चादर होती है वह लाकर उसे देते हैं। तभी चमत्कार हो जाता है। वह बूढ़ी औरत एक बेहद खूबसूरत परी में बदल जाती है। मैं बिजली हूँ। मैं तुम्हारे गांव वालों की परीक्षा लेने आई थी, जिसमें तुम सफल हुए। मौसम का प्रकोप सहकर भी तुमने मुझे भोजन कराया, मुझसे घृणा नहीं की। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, ये गांव आज से जादुई माइक्रोवेव गांव में बदल जाएगा और हर एक के माइक्रोवेव घर में मैं बिजली वास करूंगी। और चिंता मत करो, ये घर गर्म जरूर रहेगा, मगर इस घर में किसी को भी कभी बिजली का झटका नहीं लगेगा। इसी के साथ पूरा का पूरा गांव जादुई माइक्रोवेव गांव में बदल जाता है। सबके टूटे फूटे कच्चे घर विशाल बड़े माइक्रोवेव के आकार के घर बन जाते हैं और दरवाजे के पास के बटन घर का तापमान सेट करने के लिए दिए जाते हैं। अरे यह तो चमत्कार हो गया। चलो सब लोग अपने अपने घर में चलो। अब हम लोगों को ठंड में अपने दिन और रात नहीं काटने पड़ेंगे। सब लोग खुशी खुशी माइक्रोवेव के घर के अंदर जाते हैं,
जो कि किसी भट्ठी जितनी गर्माहट वाला था। ओ भाई साहब, हमारा माइक्रोवेव घर तो कितना बड़ा और मॉडर्न है माँ, और यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडक नहीं है। अब हम ठंड से नहीं कांपेंगे बल्कि आराम से सोएंगे। अपने बच्चों के चेहरे पर इस कदर खुशी देखकर बीना की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। हाँ बच्चों, अब घर में सुख चैन से रहेंगे और हमारा पूरा गांव भी कड़कड़ाती ठंड में नहीं रहेगा। बिजली परी ने हमारे दुख कष्ट दूर कर दिए हैं। जैसे जैसे रात ढलती है, ठंडी हवाओं के बढ़ने के साथ माइक्रोवेव घर का तापमान भी अपने आप बढ़ जाता है। मगर दूसरी तरफ लालची मुखिया बंसीलाल का पक्का मकान गिर जाता है और अब वह अपने परिवार के साथ बर्फबारी में भटकने लगते हैं। उनकी परिस्थितियों को देखकर अंत में माइक्रोवेव गांव के मददगार स्वभाव रखने वाले निवासी उन पर तरस खाकर अपने घर में जगह देते हैं और सब खुशहाल से साथ साथ रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही नई नई और मजेदार कहानियां। बेल आइकन दबाना ना भूलें।